हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो लेक्चर्स में अविजन फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। एज के हम देख रहे हैं कि अभी अपने यहाँ पर देश में कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो प्लीज़ बी सेफ, घर पे आराम से रहिए, मास्क वास्क लगा के कहीं पे भी जाइए, सैनिटाइजर से रेगुलरली हाथ धोएं ताकि कोई भी तरीके की कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैले। चलिए, ये तो बात थी कि कुछ मेडिकल उसकी। अब अपन बात करेंगे हमारे जो कंटिन्यू सेशंस में वीडियोस चल रहे हैं बैंकिंग के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक होगा वो आप देख पा रहे हैं ऊपर, बैंकिंग ओबर्ट्समैन का। किसका? बैंकिंग ओबर्ट्समैन का। उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों का टॉपिक हमने लिया था वो अपन ने लिया था बेजल नॉर्म्स के ऊपर। बेजल नॉर्म्स, तो दोस्तों अगर मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दूं, बेजल नॉर्म्स क्या होता है? बेजल नॉर्म्स एक ग्लोबल रेगुलेशंस है। क्या है? ग्लोबल रेगुलेशंस है, जो क्या है, मैंडेटरी नहीं है, बट ये क्या है, रिकमेंडेशंस है। जो कंट्री इसकी मेंबर होगी वो क्या करेगी, इन रूल्स को अप्लाई करेगी उस कंट्री के लिए, उस मेंबर्स के लिए वो क्या होंगे, मैंडेटरी होंगे। अच्छा, ये तो कुछ बात थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उस टॉपिक में तो आप कमेंट कर कर हमें जरूर बता सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ जाएं। लाइक का बटन यहाँ पर दबा दे और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, हम लोग जुड़ चुके हैं। और एक बार सब लोग बोल दीजिए कि हाँ मैम, हम जुड़ चुके हैं, तो हम अपना वीडियो फटाफट स्टार्ट करें, चैप्टर स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कमेंट आते हुए एस के जुल्फिकर सर का, नमस्ते नमस्ते सर। कुमार, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। अरिंदम दत्ता, हेलो मैम, हेलो सर। तो चलिए फटाफट से अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बैंकिंग ओबर्ट्समैन क्या होता है। तो देखो, बैंकिंग ओबर्ट्समैन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग ओबर्ट्समैन बनाया क्यों गया है, क्या काम करता है, क्या यूज में आता है। तो चलो अपन बात करते हैं बैंकिंग ओबर्ट्समैन की। देखो, बैंकिंग ओबर्ट्समैन क्या होता है, जैसे सपोज अगर हम लोग, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि आप एक काम करिए, आप एक विजुलाइज करिए एक आइडिया को, एक मतलब एक इमेज को विजुलाइज कीजिए प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक में। प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक में दोनों जगह आप कभी ना कभी तो गए होंगे। अच्छा, आप देखेंगे कि जो हमारे साथ जो रिलेशन ज्यादा अच्छा मेंटेन करता है वो पब्लिक बैंक से ज्यादा प्राइवेट बैंक करता है। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स के जो एम्प्लॉयज है वो ये समझते हैं कि वो पब्लिक इंटरेक्ट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मुझे एक अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए आई वेंट टू एसबीआई बैंक। आई वेंट टू वेयर? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में जाकर मैंने बोला कि सर मुझे अकाउंट खोलना है, और उन्होंने मेरे को बोला कि मैम लाइए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो ठीक है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए कि मैम हाँ, आपके ये भी सही है, आपने आधार कार्ड भी दिया है, पैन कार्ड भी आपने इसमें डिटेल्स दे दी, तो सारा आपका सही है, लेकिन फिर भी आप क्या आइए, कल आइए। तो मैंने बोला क्यों सर, मुझे तो अकाउंट खुलवाना है, मुझे तो आज ही अकाउंट खुलवाना है। बट बोलता है नहीं, आज मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज मैं अकाउंट नहीं खोल पाऊंगा। तो ये कोई बात नहीं होती है दोस्तों। अगर आप कहीं भी जाते हो बैंक अकाउंट खोलने और अगर आपको वो इन रिस्पेक्टिव रीजंस की वजह से मना करता है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी कंप्लेन करोगे। किसके पास? बैंकिंग ओबर्ट्समैन के पास। इसीलिए ये रीजनल ऑफिसेस खोले गए हैं। अच्छा, लास्ट जो रीजनल ऑफिस मैंने देखा था वो मैंने देखा था कानपुर में। कहाँ देखा था? कानपुर में। अभी तक अपने पूरे इंडिया में 22 रीजनल ऑफिसेस खोले गए हैं। कितने? 22 रीजनल ऑफिसेस बैंकिंग ओबर्ट्समैन के खोले गए हैं। लास्ट जो खुला है वो खुला है रायपुर में और जम्मू कश्मीर में। कहां पर? रायपुर और जम्मू कश्मीर में। चलो, अब अपन पूरी बात करते हैं इसकी। अगर मैं एक वर्ड में आपको लिखना चाहूं कि बैंकिंग ओबर्ट्समैन जिसको अपन एक और नाम से जाते हैं, क्या? लोकपाल। क्या बोलते हैं इसको? लोकपाल। इसको लोकपाल से भी जाना जाता है, लोकपाल से भी जाना जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक से हमारे साथ जुड़ते हुए संदीप साधु खान, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। सिंह सिंह सर बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। प्लीज हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए जरूर लाभदायक साबित होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बात करते हैं अपन किसकी। बैंकिंग ओबर्ट्समैन क्या है? एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। क्या है? क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी।
क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। दोस्तों मैंने अपने पिछले लेक्चर्स, फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बोला था क्वासी का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्वासी सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है नहीं, लेकिन वो सेंट्रल बैंक की सारी फंक्शंस अदा करता है। मतलब जो चीज जो वो है नहीं लेकिन फिर भी उसके काम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वासी बोलेंगे। जुडिशियल का मतलब आपसे क्या समझते हैं कि ये एक कोर्ट का टाइप में जुडिशियल अथॉरिटी है। चलो इसको अब अपन बात करेंगे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन को बनाया गया है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर्स किसके रिलेटेड में, कस्टमर्स रिलेटेड टू बैंक्स। तो चलो एक और बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये है कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन को कौन से सेक्शन में लाया गया था। बैंकिंग ओम्बुड्समैन को सेक्शन 35A ऑफ किसमें, सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। इस एक्ट के बारे में अपन लोग बहुत बार डिस्कशन ले चुके हैं। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट क्या होता है दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 वो होता है जिससे पूरी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स काम करती है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में। चलो तो फटाफट आगे इसकी अपन डिस्कशन लेते हैं कि मैम मतलब समझाइए हमें किस तरीके से हम जाकर क्या करेंगे, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में अप्लाई करेंगे अपनी क्वेरी रिलेटेड, हम कैसे उसमें सवाल पूछ सकते हैं या हम अपनी कंप्लेंट को क्या करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक पूरी पिक्चर फॉर्मेट लेंगे और पिक्चर फॉर्मेट में आपके आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन उसको रिजॉल्व करते हुए चलेंगे। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, आजकल बैंकिंग से, देखिए बैंकिंग से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली टाइप ऑफ बैंकिंग पे ज्यादा पूछते हैं, और आजकल ये टॉपिक बैंकिंग ओम्बुड्समैन और स्मॉल बैंक्स और पेमेंट बैंक के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। और ये क्या है, एक न्यूली एडेड क्राइटेरिया है बैंक्स में जिसपे क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलो अपन बैंकिंग ओम्बुड्समैन का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। पूरी एक पिक्चर की फॉर्म में आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सारे अपन इस पूरी पिक्चर फॉर्मेट में ले लेंगे। चलो एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर बनाऊं, मानो ये एक आदमी है, इसका नाम क्या है, मानो इसका नाम है, कुछ भी नाम रख लेते हैं हम लोग, इसका XYZ, क्या रखेंगे इसका नाम, XYZ। चलो XYZ एक दिन जाकर, XYZ ने एक दिन जाकर एटीएम से, किससे, एटीएम से कुछ पैसा निकाला। कहां से निकाला, एटीएम से, मानो 10,000 रुपए, मानो 10,000 रुपए। अब एटीएम से इसने 10,000 रुपए विड्रॉल तो किए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उसके खाते से वो पैसे कट गए लेकिन उसके हाथ में नहीं आए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, कि खाते से वो पैसे, अकाउंट से वो पैसे क्या हो गए, डिडक्ट हो गए, लेकिन उसके हाथ में नहीं आए। उसको टेंशन हो गई कि भैया यहाँ पे तो मेरे को इसने डेबिट का मैसेज दिखा, डेबिट का मैसेज दिखा दिया है और अब मेरे हाथ में तो पैसे ही नहीं आए। तो अब अपनी सिचुएशन में अगर होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग सीधा सीधा भागते हुए कहाँ जाते, बैंक जाते। तो ये भी कुछ ऐसा ही किया, इसने क्या किया, ये भागते हुए कहाँ गया, बैंक गया। मानो फॉर एन एग्जाम्पल इसका बैंक था SBI में, किसका, इसका बैंक अकाउंट था SBI में। SBI में वहां पर उसका क्या बैठा था, PO बैठा था, क्या बैठा था, ऑफिसर बैठा था। ये गया और एकदम गुस्से में गया, गुस्से में जाकर दोस्तों इसने क्या किया, उस पर बोला कि मेरा यहाँ पे खाता डिडक्ट हो चुका है, पैसे डिडक्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरे हाथ में अभी तक पैसे नहीं आए। तो यहाँ का जो ऑफिसर होगा, बैंक का जो मेन हेड होगा, वो क्या करेगा, उससे बोलेगा कि मिस्टर XYZ आप मुझे कितने दिन का समय दो, 30 दिन का समय दो। कितने दिन का, 30 दिन का समय दो, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, 30 दिन का समय दो। उसने बोला ठीक है भाई, 30 दिन तक वेट किया, किसने, XYZ ने 30 दिन तक वेट किया। 30 दिन तक वेट करने के बाद भी 31st डे वो फिर पहुंच गया इसके पास कि भैया अभी तक मेरे पैसे वापस क्रेडिट नहीं हुए। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि अभी तक नहीं हुए तो अब मैं कहां पे कंप्लेन को दर्ज करवाऊंगा, अब मैं कंप्लेन दर्ज करवाऊंगा कहां पर, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में। कहां पर, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में। ठीक है, ये फिर कहां गया, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के ऑफिस में गया। बैंकिंग ओम्बुड्समैन के ऑफिस में भी हेड बैठा था, ठीक है, और ये वहां पर इस बार कहां गया, रोते रोते गया। कैसे गया, रोते रोते गया।
तो बैंक, एक बात यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों वो ये है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो हेड होता है उसको रिक्रूट कौन करता है? उसको रिक्रूट हमेशा कौन करेगा? या तो आरबीआई का गवर्नर या फिर डेप्यूटी गवर्नर, या तो गवर्नर या फिर डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास ही गया और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया था बट मेरी प्रॉब्लम का कोई रेजोल्यूशन वहां पर नहीं निकला। तो उसने बोला आप टेंशन मत लो, आप मुझे कितने दिन दो? 30 दिन दो। क्या दिन दो? 30 दिन दो, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने क्या जाना कि बैंक वाले ने से कितने दिन का टाइम मांगा था? 30 दिन का टाइम मांगा था। अच्छा, 31वें दिन से लेकर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाने के लिए उसके पास कितना टाइम होगा? उसके पास पूरा 1 साल होगा। अगर 1 साल ऊपर हो जाता है और वो कंप्लेन दर्ज नहीं करवाता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, तो फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन उसका केस नहीं लेगा। माने उसके बाद 31 डे से लेकर नेक्स्ट ईयर तक, उस डेट तक 1 साल का टाइम पीरियड है उसके पास क्या कराने के लिए? बैंकिंग ओम्बड्समैन में अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाने के लिए, ठीक है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के जो ऑफिसर है उसको रिक्रूट कौन करता है? इसको रिक्रूट करता है आरबीआई का गवर्नर या फिर डेप्यूटी गवर्नर। उसने बोला कि सर आप मुझे भी क्या दो? 30 दिन दो। क्या दो? 30 दिन दो। 30 दिन होने के बाद या तो क्या होगा? या तो डिसीजन जो आएगा या तो फेवर में आएगा या तो अगेंस्ट में आएगा, या तो फेवर में आएगा या तो अगेंस्ट में आएगा। दोस्तों एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन में उसके फेवर में डिसीजन दे दिया गया है, बैंकिंग ओम्बड्समैन ने क्या किया, उसके फेवर में डिसीजन अगर दे दिया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अवार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवार्ड बोलेंगे। अवार्ड मैम, अवार्ड मतलब क्या? वो ट्रॉफी? मैंने बोला नहीं भाई, ट्रॉफी नहीं। ट्रॉफी नहीं जो ऐसे एक्टर लोग स्टेज पे जाकर बोलते हैं कि इसका श्रेय मैं अपने फैंस को देता हूं, ये वाला नहीं। इसको बोलते हैं जो अमाउंट की वजह से वो इतने दिन तक परेशान था, उसके ऊपर जितने दिन बाद उसको वो अमाउंट मिल रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट। जैसे सपोज अगर मैं मानू, देखो 10,000 रुपए अगर मेरे बैंक में, उसके बैंक में अगर उस टाइम होते तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता, लेकिन वो तो बैंक में नहीं थे तो इंटरेस्ट भी तो उसने खोया। तो उस इंटरेस्ट के साथ उसका प्रिंसिपल मिलना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अवार्ड बोलेंगे। एक चीज यहाँ पर जो नोट करने वाली है दोस्तों वो ये है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन सिर्फ 20 लाख तक ही अवार्ड दे सकता है। कितना? 20 लाख। ये मत समझ लेना कि 10,000 खोए तो 20 लाख मिल जाएंगे, नहीं, सिर्फ 20 लाख तक ही क्या करेगा? केस ये बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज इसका फेवर में आ गया तो इसको क्या मिल गया? अवार्ड मिल गया। अवार्ड में इसको क्या मिलेगा? मानो 10K प्लस इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? 10K प्लस इंटरेस्ट। ये क्या होगा? XYZ का अवार्ड होगा। चलो नेक्स्ट, अगर ये चीज जाती है किसमें? अगेंस्ट में। किसमें? अगेंस्ट में। तो अगेंस्ट में जाएगी तो मैम ये फिर कहां जाएगा? ये फिर जाएगा किसके पास? आरबीआई के गवर्नर या फिर डेप्यूटी गवर्नर के पास। किसके पास जाएगा कंप्लेन लेकर? आरबीआई के गवर्नर या फिर डेप्यूटी गवर्नर के पास। तो चलो अपन बात करते हैं किसका? आरबीआई और डेप्यूटी गवर्नर। आरबीआई या डेप्यूटी गवर्नर के पास में XYZ गया और उसने बोला कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई, मैंने वहां पर भी कंप्लेन फाइल कर दी, बैंक में भी, दूसरा मैंने आपके बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिस में भी कर दी, लेकिन मेरी तो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। उसने बोला आप टेंशन मत लो, आप एक काम करो, मुझे ये केस चेक करने दो। क्या करने दो? मुझे ये केस चेक करने दो। ठीक है सर, आप केस चेक कर लो। केस चेक करने के बाद आरबीआई का गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर भी या तो फेवर में देगा या तो अगेंस्ट में देगा। बहुत आम सी बात है कि या तो डिसीजन किस में आएगा? मेरे फेवर में आएगा या तो मेरे अगेंस्ट में आएगा। XYZ के या तो फेवर में आएगा या तो अगेंस्ट में आएगा। बहुत सही बात है। तो आरबीआई ने अगर उसका डिसीजन उसके फेवर में दे दिया तो मतलब उसको क्या मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो यहां पर उसका केस क्या हो जाएगा? रिजॉल्व हो जाएगा। अगर यही मानो कि आरबीआई के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर ने भी उसका केस नेगेटिव में दे दिया, मतलब अगेंस्ट में दे दिया, तब वो बेचारा कहां जाएगा? अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है भैया। कहां रास्ता है उसके पास? कहां रास्ता है उसके पास? कोर्ट में जाने का। कहां पर? कोर्ट में जाने का। अब वो जाकर क्या करेगा? अपनी प्रॉब्लम को कोर्ट में जाकर रिजॉल्व करवाएगा। ठीक है, आपको आ गई बात समझ में कि पहली स्टेज क्या थी? पैसा अगर नहीं निकला तो वो कहां गया?
पीओ के पास गया, बैंक पीओ के पास, बैंक पीओ ने उससे कितने दिन मांगे। देखो अपने क्वेश्चंस के आंसर यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको पूरी पिक्चर डायग्राम में एक पूरा फॉर्मेट बनाकर सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दिया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो बात करते हैं अपन किसकी, एटीएम की। जैसे मानो उसने 10,000 रुपए निकाले, नहीं निकले तो वो कहाँ गया, बैंक में गया, किसके पास जाकर शिकायत की, बैंक पीओ के पास जाकर शिकायत की। बैंक पीओ के पास जाकर शिकायत करने के बाद उसको कितने दिन मिले, 30 दिन मिले। 30 दिन में अगर उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो वो फिर 1 साल के भीतर भीतर कहां पर जा सकता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाकर वो क्या करेगा, कंप्लेन को रजिस्टर करवाएगा। कंप्लेन रजिस्टर करवाने के बाद बैंक का, बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो ऑफिसर है वो उससे कितने दिन मांगेगा, 30 दिन मांगेगा। 30 दिन मांगने के बाद या तो फेवर में आएगा या तो अगेंस्ट में आएगा। अगर फेवर में आता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लीगल टर्म क्या है, अवार्ड बोलते हैं, और अवार्ड की लिमिट कितनी है, 20 लाख है। चलो अगर वहीं पर अगर कहीं डिसीजन उसके अगेंस्ट में आ जाता है तो फिर अपन कहाँ जाएंगे, आरबीआई के गवर्नर या फिर डेप्यूटी गवर्नर के पास। वो भी क्या करेगा, या तो अगेंस्ट में देगा या तो फेवर में देगा। फेवर में दे दिया तो केस रिजॉल्व हो जाएगा, और अगेंस्ट में दे दिया तो वो लास्ट किसके पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा। आ गई आपको बात समझ में। अच्छा यहाँ पर 2 चीजें देखने वाली थी, यहाँ पर 2 चीजें और देखने वाली है। वो ये है कि मैम अगर जैसे सपोज, ये तो बात हो गई किसकी, कि आपने पैसा क्या किया, निकाला कहां से, एटीएम से। एक चीज यहाँ पर जो एक एक्सेप्शन है वो ये है, अगर सपोज क्रेडिट कार्ड का ऐसा कोई केस होता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाया, पैसे कट गए, लेकिन वहां पर शो नहीं कर रहा है, वहां पर क्या नहीं कर रहा है, पैसे उसके दूसरे वाले के खाते में शो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर बैंकिंग ओम्बड्समैन ने लिमिट दी है कि क्रेडिट कार्ड, अगर केस क्रेडिट कार्ड का होता है तो मैक्सिमम लिमिट बैंकिंग ओम्बड्समैन की 1 लाख रुपए की रहती है। कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए से ज्यादा का केस बैंकिंग ओम्बड्समैन नहीं लेगा। आ गई आपको बात समझ में। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। दूसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये होगी कि जैसे सपोज अगर ये XYZ बैंकिंग ओम्बड्समैन नहीं जाकर सीधा कोर्ट में केस फाइल कर देता, अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन पीओ के पास जाने के बाद 30 दिन में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और वो 31वें दिन कहां पहुंच जाता, बैंकिंग ओम्बड्समैन की जगह पहुंच जाता, वो कहां पर, कोर्ट में। कहां पर, कोर्ट में। तो फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन उसका केस नहीं लेगा। समझ पा रहे हैं अब मैंने क्या बोल दिया, यहां पर मैंने बोल दिया कि अगर केस बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास नहीं जाकर सीधा कोर्ट में चला जाता है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन फिर उसका केस अपने पास दर्ज नहीं करवाएगा। तो ये बात थी दोस्तों बैंकिंग ओम्बड्समैन की, ठीक है। एक चीज यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को और क्या बोला जाता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन को लोकपाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकपाल भी बोलते हैं। अच्छा अभी तक इसके 22 रीजनल ऑफिसेज हैं इंडिया में, और लास्ट जो खुला था वो खुला था रायपुर और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अच्छा इसके पहले मैं आपको इसके बारे में और इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक बताऊं तो मेरी बात ये होगी कि देखो इसको रेकमेंड करने वाली कमेटी कौन सी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मैम बैंकिंग लोकपाल या फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन, आप कुछ भी बोलो, बैंकिंग लोकपाल या बैंकिंग ओम्बड्समैन एक ही बात है। इसको रेकमेंड, इसको क्या करने की, रेकमेंड, इसको रेकमेंड करने वाली जो कमेटी है वो कौन सी है, उसको रेकमेंड करने वाली कमेटी का नाम होगा सुमा वर्मा कमेटी। कौन सी कमेटी, सुमा वर्मा कमेटी। चलो देख लेते हैं, इसको रेकमेंड करने वाली कमेटी होगी सुमा वर्मा कमेटी, सुमा वर्मा कमेटी। कहीं पे ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिकमेंडेशंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो फटाफट इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन निकाल कर अपने किसी कॉपी में ऊपर में हाईलाइट करके लिख लो कि बैंकिंग लोकपाल को रिकमेंडेशन किसने दी थी, उसको बैंकिंग लोकपाल को रिकमेंडेशन सुमा वर्मा कमेटी ने दी थी। अच्छा एक और बात, यहाँ पर मेरे से कई क्वेश्चंस आते हैं क्लासेस में, जब हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस ये होते हैं दोस्तों कि मैम बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये जो आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन का कंसेप्ट जो था वो तो 2002 में आया था, 2002 में आया था। देखो बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो रिकमेंडेशन है वो 2002 में आया था, बहुत सही है, लेकिन उसको मान्यता कब मिली थी, उसको मान्यता मिली थी 2006 में। कब मिली थी, 2006 में। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो लॉ पास हुआ तो कब हुआ था, 2006 में हुआ था। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी किसकी,
बैंकिंग ओबर्ट्समैन की। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि कौन से सेक्शन में लिखा गया था, ये लिखा गया था सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अब बैंकिंग ओबर्ट्समैन के टॉपिक में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंकिंग ओबर्ट्समैन होता क्या है कि ये क्या है, कस्टमर्स अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करवा सकते हैं किसके पास, बैंकिंग ओबर्ट्समैन के पास। और ये हाईली इफेक्टिव है दोस्तों इंडिया में। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड या फिर कोई भी मतलब प्रैक्टिस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है किसमें, बैंकिंग में, तो आप जाकर बैंकिंग ओबर्ट्समैन के पास अपनी कंप्लेंट को क्या करवा सकते हो, दर्ज करवा सकते हो। ये ऑनलाइन भी चलता है, ये कस्टमर्स केयर्स के थ्रू भी आप इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, और आप ऑफिशियल ऑफिस भी जाकर विजिट कर सकते हो। चलो, तो अपन ने ये तो बात कर ली किसकी, बैंकिंग ओबर्ट्समैन की। तो बैंकिंग ओबर्ट्समैन क्या होता है, मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल अविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपकी कंप्लेंट्स को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। और अच्छा कमेंट भी कर दिया करो, इससे क्या होती है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती, तो आगे वीडियोस बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलो आगे अपन बात करेंगे। आज देखिए मैंने आपके लिए 2 टॉपिक बना के रखे हैं, वो एक क्या है, बैंकिंग ओबर्ट्समैन। बैंकिंग ओबर्ट्समैन को समझ में आ गया होगा आप लोगों को हर चीज। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक के ऊपर। किसके, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक के ऊपर। तो चलो अपन फटाफट इसका डिस्कशन ले लेते हैं, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक होता क्या है एक्चुअल में। तो एक बार मैं इसको बोर्ड को रब कर लूं फटाफट। देखो, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक वैसे तो कुछ नई बैंक है, ज्यादातर लोग इसके बारे में शायद सुने भी होंगे या फिर कोई नहीं भी सुना होगा, तो आज वो सुन लेगा और पूरी तरीके से इसकी डिटेल जान लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो देखो, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक बनाने की जरूरत क्या है मैम, ऑलरेडी अपने इंडिया में इतनी सारी बैंकें हैं, ये तो खुल नहीं रही है, ढंग से चल नहीं रही है, आप स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक और खुलवा रहे हो। देखो, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक खुलने के पीछे का जो रीजन है वो हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। बात क्या है, अच्छा यहाँ पे कुमार बोलते हुए क्लियर है, थैंक यू सर, बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले वीडियोस के लिए भी। तो चलो, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक होता क्या है। देखो, अगर मैं आपको बात बोलूं कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी बैंक्स है, अपन ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी पढ़ी थी, उसमें अपन ने जाना था कि स्टार्टिंग से कितनी बैंक है और आज कितनी बैंक है। बहुत सारी बैंक्स अपने यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक में बनी हुई है। तो ये बैंकिंग भी, पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक खोलने की जरूरत कहाँ पड़ गई फिर मैम। तो देखो, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक खोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक बात है, हमारे यहाँ पर जो इंडिया में जो हम लोगों का फेवरेट एक्सक्यूज भी है वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्या है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सही बात है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आप ये भी बोलोगे कि पॉपुलेशन हमारी कोई समावेशन में नहीं है, मतलब इंक्लूजन में नहीं है, एक ही जगह नहीं है, हम लोग हर जगह छितरे हुए हैं, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की। तो स्कैटर्ड होने की वजह से अब ये देखिए, आप इस सोच के देखिए, विजुअलाइज करके देखिए कि अगर बीओबी या फिर एसबीआई जाकर बड़ी बड़ी बैंकें छोटे छोटे गांवों में खोल दे, तो आपको पता है कि बैंक का मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना होता है, तभी तो वो सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि वो क्या है, कंपनी फॉर्मेट में है। क्या है, कंपनी फॉर्मेट में है, तो कंपनीज का मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। बहुत यूजुअल सी बात है ये तो अगर आप समझो कि एसबीआई या बीओबी ने अपनी बड़ी बड़ी बैंक जाकर छोटे छोटे गाँवों में खोल दी, कहाँ खोल दी, छोटे छोटे गाँव में खोल दी, तो क्या वो चल पाएगी, ऑब्वियसली वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। दूसरी बात पैसा तो छोड़ो, वो लोग की बैंकिंग हैबिट्स ही नहीं है। क्या नहीं है, बैंकिंग हैबिट्स नहीं है। मैम बैंकिंग हैबिट्स क्या होता है, बैंकिंग हैबिट्स ये होता है कि उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि बैंक में पैसा कैसे जमा कराते हैं, क्योंकि वो लोग क्या इतने लिटरेट नहीं है। दूसरी बात, उनकी आदत नहीं, बैंकिंग हैबिट्स नहीं है, वो लोग अपना कमाया हुआ पैसा, खून पसीने का पैसा कहाँ रखते हैं, अपने पास रखते हैं, लिक्विड कैश में रखते हैं। तो ऐसे तो बैंकिंग स्ट्रक्चर में कभी उनका पैसा आता ही नहीं है, हार्ड कैश कभी सॉफ्ट कैश बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए खोली गई स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक। स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का मतलब ही यही होता है, वो बैंक है जो 2 या 3 लोगों में क्या कर सके, काम कर सके। 2 या 3 लोगों के 2 या 3 कर्मचारियों से एक बैंक बना दी गई है, जो
उसकी क्या होती है, उसकी कैपिटल भी कम होती है और उसको चलने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर प्रॉफिट भी मिनिमम कमाती है तो सर्वाइव मार्केट में आराम से कर सकती है। आज हम लोग स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक कितने हैं, कितने खोले गए हैं, कैसे खोले जाते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर देखेंगे। मुझे होप है कि इस वीडियो के बाद आपकी स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक को लेकर भी सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की कि मैम मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसका, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का। स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों वो ये होता है, अगर मैं एक वर्ड में आपको समझाऊं तो वो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। किसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में बोला जाता है वित्तीय समावेशन। क्या, वित्तीय समावेशन मतलब पैसे को इकट्ठा करना। क्या करना, पैसे को इकट्ठा करना। बहुत सही। चलो, पैसे को इकट्ठा आप कैसे करेंगे, अब हम लोग एक एक करके पूरी डिटेल लेंगे। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी कौन सी पेमेंट बैंक इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो, सबसे पहले आदित्य बिरला पेमेंट बैंक के बारे में सुना होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत रिलायबल है, बहुत ही ज़्यादा सुने हैं हम लोग उसके बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है और पेटीएम पेमेंट बैंक है। देखो, जियो पेमेंट, ये पेटीएम वगैरह तो अपन रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अपन को इसके बारे में आइडिया होगा। आपको एक होमवर्क है मेरी तरफ से, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पेमेंट बैंक के नाम, उसके हेडक्वार्टर और उसकी टैगलाइन। दोस्तों, टैगलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मच रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। टैगलाइन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट का टैगलाइन क्या है, आपका बैंक आपके द्वार। क्या, आपका बैंक आपके द्वार, ये किसका टैगलाइन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट का बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके सारे टैगलाइंस को प्लीज याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। चलो, इसी तरीके से आप स्मॉल बैंक के भी क्या करोगे, नाम याद करोगे और उसके हेडक्वार्टर प्लस उसके टैगलाइंस, उसकी क्या टैगलाइंस। अगर आप लोग को ज्यादा अगर कुछ डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप उसके एमडी और सीईओ का भी नाम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन टैगलाइंस बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, एमडी सीईओ फिर भी कभी कभी पूछता है, लेकिन टैगलाइंस पे हमेशा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो देखने पे मिलते ही है। चलो, तो अब अपन बात करते हैं, फटाफट लेते हैं कि क्या होता है स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक। चलो, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक। स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनका सेक्शन कौन सा है। मैम, सबसे पहले तो आप सेक्शन से स्टार्ट क्या करो कि हमें बताया करो कि कहां पर लिखे हुए रहते हैं। देखो, सेक्शन इनका क्या है, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक कहां पर लिखे रहते हैं, अंडर सेक्शन 22, अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। सेम चीज के ये कहां पर लिखे हुए रहेंगे, अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। अच्छा मैम, इसको क्या लाइसेंस आरबीआई देता है? बिल्कुल, इसको लाइसेंस आरबीआई देगा। जैसे मैंने आपको बोला था, शाश्वत नियम है, क्या है कि अगर इंडिया में बैंकिंग बिजनेस करना है, क्या करना है, बैंक खोलना है, तो कहां पे आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पापा के पास। और पापा कौन है, आरबीआई है। कौन है, पापा आरबीआई है। आरबीआई ने बोला तभी जाकर, आरबीआई ने लाइसेंस दिया तभी जाकर क्या हुआ, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट होगा। आप बैंक तभी किसी लोकेशन में खोल सकते हो जब आरबीआई आपको क्या देगी, लाइसेंस देगी। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलो अपन डिफरेंस की बात कर लेंगे फटाफट। देखो, पहली बात, ये है लोन, ये है डिपॉजिट, ये है लोन, ये है डिपॉजिट, ये भी क्या है, लोन, ये भी डिपॉजिट। उससे पहले ये बताओ मैम, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक खोलने की? तो दोस्तों, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है इसकी कितनी, दोनों की 100 करोड़। कितनी, 100 करोड़। 100 करोड़ में आप क्या खोल सकते हो, एक पेमेंट बैंक और एक स्मॉल बैंक आप खोल सकते हो। मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 100 करोड़ रुपया होना चाहिए दोनों बैंक के लिए। चलो, दूसरा, स्मॉल बैंक क्या लोन देती है? बिल्कुल देती है। स्मॉल बैंक क्या डिपॉजिट लेती है? बिल्कुल लेती है। पेमेंट बैंक क्या लोन देता है? बिल्कुल भी नहीं देता है। पेमेंट बैंक क्या डिपॉजिट लेता है? बिल्कुल लेता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। पेमेंट बैंक डिपॉजिट लेता है, लेकिन इसमें क्या है, एक कंडीशन है। मैम, कंडीशन क्या है, फटाफट बताओ। डिपॉजिट ये सिर्फ कासा फॉर्म में लेगा।
किसमें लेगा? कासा फॉर्म। अरे मैम क्या बोलते रहते हो आप, कासा वासा। देखो कासा का मतलब ये होता है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या? हम देखो कभी कभी आपको मैं बताऊं, बहुत रेलिवेंट है, कभी कभी कासा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है। कभी कभी कासा का फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछ लेगा। तो कासा का फुल फॉर्म क्या होगा? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। चलो अच्छा, कंडीशन ये थी कि डिपॉजिट तो ये लेगा, डिपॉजिट तो पेमेंट बैंक करेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना करेगा? ओनली 1 लाख। कितना? ओनली 1 लाख। सिर्फ 1 लाख रुपया ही क्या करेगा? डिपॉजिट के फॉर्म में लेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर थी। अब आगे देखते हैं। स्मॉल बैंक लोन दे रही है तो क्रेडिट कार्ड भी देगी। स्मॉल बैंक लोन दे रही है तो क्रेडिट कार्ड भी देगी। डिपॉजिट अगर ले रही है तो डेबिट कार्ड भी देगी। ठीक है, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे रही तो क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, क्रेडिट कार्ड क्या नहीं देगी, और डिपॉजिट अगर दे रही है तो डेबिट कार्ड ये देगी। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मैम कितने टाइप के डेबिट कार्ड कंपनीज है अपने यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो इंडिया का है वो कौन सा है? रुपे है, रुपे डेबिट कार्ड। बाकी और मैं नाम लूँ तो आपका मास्टर कार्ड है, एक आपका क्या है मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर्स क्लब। क्या? डिनर्स क्लब। आ गई आपको बात समझ में? तो ये सारी क्या है? डेबिट कार्ड को चलाने वाली कुछ कंपनीज के नाम है। ऐसी रेलिवेंसी अपन एग्जाम्स के लिए जो जो रेलिवेंट है वो वीडियोस में बात करते रहेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई यहाँ पर? 1 लाख रुपए हो गई। अब आगे की बात करेंगे, लिखते चलिएगा आप बुलेट पॉइंट्स बनाते समय कि देखो पेमेंट बैंक जो होगा, पहले अपन बात करेंगे पेमेंट बैंक की। पेमेंट बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड नहीं करता है। दूसरी बात, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, किसमें करता है? कासा फॉर्म में करता है, माने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। मैक्सिमम लिमिट कितनी? 1 लाख रुपए। अच्छा दूसरी चीज, मैम क्या ये एफडीआरडी नहीं करता? एफडीआरडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। नहीं, पेमेंट बैंक सिर्फ और सिर्फ कासा ही करता है। ये कोई ना एफडी खोलता है, ना कोई आरडी अकाउंट खोलता है, ना कोई एनआरआई डिपॉजिट लेता है। ठीक है, चलो दूसरी बात ये, दूसरी बात अगर मैं बोलूं आपको, या आप मुझे कमेंट कर कर फटाफट बताओ इस बारे में कि बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। आप लोगों ने पहले भी मुझे बताया हुआ है कि बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं लोन देकर, है ना। लोन क्या करते हैं? एक जगह से लेते हैं, दूसरी जगह लैंड कर देते हैं। एक जगह से एक्सेप्ट करेंगे, दूसरी जगह क्या कर देंगे? लैंड कर देंगे। इस तरीके से क्या करते हैं? लोन कमाते हैं क्या, सॉरी बैंक कमाते हैं क्या? लोन, मतलब प्रॉफिट। बैंक कमाते हैं क्या? प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट अगर बैंक इस तरीके से कमा रहा है तो पेमेंट बैंक जो लोन तो देता नहीं है, पेमेंट बैंक तो लोन नहीं देता है, तो मैम ये कैसे पैसा कमाता है? ठीक है, अपन बात करते हैं इसकी। बहुत सही होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है किसके लिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आपके एग्जाम में एक वर्ड बहुत फेमस है, क्या? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। सुना होगा अगर किसी ने तो उसे पता होगा कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है। देखो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड है इस पूरे टॉपिक में। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब अपन समझते हुए चलेंगे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है, जैसे मानो एक पेमेंट बैंक है, जैसे मानो एक पेमेंट बैंक है, कहाँ पर? गांव में खुलता है पेमेंट बैंक, जहां पर क्या होता है? बैंकों की कमी होती है, जो रूरल एरियाज होते हैं वो खोले क्या? पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक खुल गए गांव में। पेमेंट बैंक खुलने के बाद यहाँ पर लोग आकर क्या जमा कराने लग गए? पैसे जमा कराने लग गए। पेमेंट बैंक को वहां के लोग बोलते हैं कि सर हम 1 लाख रुपए से ज्यादा क्या करना चाहते हैं? डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा हम लोग क्या करवाना चाहते हैं? डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। आप प्लीज हमारा पैसा क्या करो? डिपॉजिट करो। लेकिन ये तो बेचारा बाउंड है। पेमेंट बैंक क्या है? ये तो बाउंड है, ये डिपॉजिट नहीं ले सकता। ये डिपॉजिट 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। तो ये क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर ये कम्युनिकेट करेगा कहां पर? बड़ी बैंक, किसी बाहर सिटी में बड़ी बैंक, जैसे मानो एसबीआई के पास गया, एसबीआई को बोलता है कि मैं आपको क्या दूंगा? क्लाइंट्स दूंगा।
मैं आपको क्या दूंगा, क्लाइंट्स दूंगा, आप उनका क्या करो, अकाउंट खोलो अपनी बैंक में, क्या करो, उनका अकाउंट खोलो अपनी बैंक में। एसबीआई बोलता है ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, पेमेंट्स बैंक ने यहाँ के लोगों का अकाउंट कहाँ पे खुलवा दिया, एसबीआई में खुलवा दिया। आ गई आपको बात समझ में? अच्छा, एसबीआई ने अगर यहाँ पर अकाउंट खुलवाया तो ये इसको क्या देगा, कुछ कमीशन देगा, देगा या नहीं देगा? किसको कमीशन देगा, पेमेंट बैंक को, ठीक है। और लोग क्या करेंगे, अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। तो कमीशन के थ्रू, कमीशन का जो ये पूरा चक्कर होता है, पूरा फॉर्मेट होता है, पूरा प्रोसेस होता है, इस कमीशन के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। यही होती है पूरी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की एक्टिविटी। आपको मेरे हिसाब से पूरा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हुए फटाफट, सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो अपन जल्दी से इसको खत्म करते हैं। पेमेंट बैंक कैन बी वर्क एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या, पेमेंट बैंक कैन बी वर्क एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एनी अदर बिग एंकर बैंक, टू एनी अदर बिग एंकर बैंक, कैन बी वर्क एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एनी अदर बिग और एंकर बैंक। आ गई आपको बात समझ में? अच्छा, दूसरी चीज, 75% ऑफ देयर टोटल कैपिटल, 75% ऑफ देयर टोटल कैपिटल वो कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। पेमेंट बैंक अपने पूरे पैसे का 75% कहां पर इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और मैम बाकी 25 बचे हुए का क्या करेगी, बाकी 25% बचे हुए पैसे का वो यूज वहां पे करेगी जहां पर बैंक्स नहीं है, जहां पर अनबैंक्ड है, कुछ एरियाज जो बिल्कुल क्या है, अनबैंक्ड है, वहां पर जाकर वो क्या करेगी, बैंक्स अपना और ये क्या बोलते हैं, ब्रांचेस को इस्टेब्लिश करेगी। आ गई आपको बात समझ में कि किस तरीके से वो अपना प्रोसेस करती है? अच्छा, एक और चीज जो आपके एग्जाम में देखा गया है, वो देखा गया है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का। किसका, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। मैम क्या होता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, फटाफट हमको समझाओ एक लाइन में। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक दोस्तों उसको बोलते हैं जो बैंक इकोनॉमी में, जो बैंक कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा हिस्सा प्ले करते हैं, बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं उसकी इकोनॉमी को चलाने के लिए। हमारे यहाँ पर इंडिया में अभी 3 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एक है आपका आईसीआईसीआई बैंक, एक है आपका एचडीएफसी बैंक, और दूसरा है आपका क्या, तीसरा आपका क्या है लास्ट, एसबीआई बैंक। कौन से, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, ये 3 क्या है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। अच्छा मैम, इसके बारे में आप हमें यहाँ पे क्यों बता रहे हो? इसके बारे में हम आपको यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी पेमेंट बैंक का कैपिटल, अगर किसी पेमेंट बैंक का कैपिटल 100 से बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो जाता है, कितना, 100 से बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो जाएगा, तो वो बैंक क्या बन जाएगी, वो बैंक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन जाएगी। आ गई आपको बात समझ में? अगर किसी पेमेंट बैंक का कैपिटल 100 से बढ़कर 500 करोड़ हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के क्राइटेरिया में चली जाती है। चलो, ये तो बात हो गई पूरी आपकी पेमेंट बैंक की। अब अपन बात कर लेते हैं कि मैम इसका रिकमेंडेशन कमेटी कौन सी थी। तो भैया पेमेंट बैंक को रिकमेंड करने वाला कौन था, नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी। पेमेंट बैंक को रिकमेंड करने वाली कमेटी कौन सी थी, नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी किसको, पेमेंट्स बैंक को एस्टेब्लिश करने की। अच्छा, पेमेंट बैंक का पूरा यहाँ पर क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। पेमेंट बैंक का इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पेमेंट बैंक के नाम याद कर लीजिएगा, उसके हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, और दूसरी बात उसकी टैगलाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस हम एक बार बोल दे रहे हैं, टैगलाइन जरूर जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज आपको याद क्या करनी है कि ये डिपॉजिट खोलता है किसमें, सिर्फ कासा फॉर्म में, कितने रुपए का, मैक्सिमम 1 लाख रुपए का। तीसरी चीज इसमें क्या थी कि ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम भी करता है। चौथी चीज कि ये अपनी पूरी सिक्योरिटीज का 75% किसमें लगाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाता है। दूसरी बात 25% ये यूज वहां पे करता है जहां पर बैंकें नहीं है, वहां पर ये क्या करेगा, अपनी ब्रांच खोलेगा। चौथी चीज, इसको रिकमेंडेशन देने वाली कौन सी कमेटी थी, इसको रिकमेंडेशन देने वाली कमेटी कौन सी थी, नचिकेत मोर कमेटी थी। चलो नेक्स्ट, अब अपन जो लास्ट अपना टॉपिक है आगे बढ़ते हुए चलते हैं, फटाफट उसको कंप्लीट करते हैं। स्मॉल बैंक्स, क्या, स्मॉल बैंक्स। पेमेंट बैंक का तो आपका पूरा
हो गया। अब अपन बात करेंगे स्मॉल बैंक का। मैम स्मॉल बैंक लोन भी देती है और डिपॉजिट भी देती है, क्या इसके लोन में भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लोन में कोई दिक्कत नहीं है, इसके डिपॉजिट में भी कोई लिमिट नहीं है, कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख की कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, एक और चीज जो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे वो ये होगा कि देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को स्मॉल बैंक कितना परसेंट मेंटेन करेगा? हमेशा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को स्मॉल बैंक 15% मेंटेन करेगा। कितना परसेंट? 15% मेंटेन करेगा। क्या पेमेंट बैंक कुछ मेंटेन नहीं करता? नहीं, पेमेंट बैंक कुछ भी मेंटेन नहीं करता है। स्मॉल बैंक ही सिर्फ क्या करेगा? 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करेगा। मैम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? कल ही मैंने आपको बताया था, लास्ट हमारी वीडियो में क्या बताया था? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? एक तरीके का रिजर्व होता है जो बैंक क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, जिस तरीके से वो रिजर्व रेशियो मेंटेन करते हैं, जैसे सीआरआर और एसएलआर बताया था ना मैंने आपको बेसल नॉर्म्स के वीडियोस में। तो चलो ये चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई। अच्छा मैम, और इसके बारे में जानने लायक क्या है? और इसके बारे में जानने लायक ये है कि जो लोन होगा स्मॉल बैंक का, उसका 75% जो लोन वो देगा, वो किसको देगा? हमेशा वल्नरेबल सोसाइटी को देगा। किसको? वल्नरेबल सोसाइटी। मैम वल्नरेबल सोसाइटी मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं। किसमें? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में जो सेक्टर्स आएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? वल्नरेबल सोसाइटीज। और उनके लोन का 75% वो किसको देगा? उनको एज अ लोन देगा। तो चलो ये कुछ बातें थी। अच्छा, एक चीज और जो मैंने आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हुए देखी है, वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि स्मॉल बैंक्स, बताओ स्मॉल बैंक्स पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं या नहीं करते? क्या स्मॉल बैंक्स पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं या नहीं करते? पैरा बैंकिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि बैंक का मेन एक्टिविटी क्या होता है? बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव काम क्या होता है? पैसा को एक्सेप्ट करना और दूसरी जगह लेंड करना। इसको छोड़कर अगर बैंक कोई दूसरा काम करती है, जैसे सपोज इंश्योरेंस देती है, जैसे सपोज मेडिक्लेम देती है, या फिर कार का आपको इंश्योरेंस देती है, फायर इंश्योरेंस देती है, तो ये सब किस में आता है? आपका इसमें पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज में आता है। अच्छा, तो ये सब बातें थी दोस्तों किसकी? पूरी स्मॉल बैंक्स की। किसकी? पूरी स्मॉल बैंक्स थी। तो मुझे लगता है कि अब आपको पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक कमेंट कर हमें बताना है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, पहली जो पेमेंट बैंक खोला गया था वो खोला गया था ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक? एयरटेल पेमेंट बैंक। और इसका फर्स्ट ब्रांच खोला गया था जयपुर में। कहां पर? जयपुर, राजस्थान में। लेकिन आप ये मत समझिएगा जहां पर इसका फर्स्ट ब्रांच खोल दी गई है वो इसकी हेडक्वार्टर है, नहीं, हेडक्वार्टर इसकी बॉम्बे में है। अच्छा, उसी तरीके से स्मॉल बैंक पहली कौन सी खुली थी? स्मॉल बैंक खुली थी आपकी कैपिटल लैब एज फाइनेंस बैंक। अच्छा, इसको रेकमेंड करने वाली कमेटी का नाम तो बताया ही नहीं मैम आपने। इसको रेकमेंड करने वाली कमेटी का नाम था उषा थोरट कमेटी। कौन सा? उषा थोरट कमेटी। उषा थोरट कमेटी ने क्या किया था? इसको रेकमेंड किया था। दोस्तों रिकमेंडेशन कमिटीज का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। पेमेंट बैंक को करने का कौन था? पेमेंट बैंक को करने का था नचिकेत मोर, और स्मॉल बैंक को करने का कौन सा था? उषा थोरट कमेटी। तो चलो यहाँ पर आपका क्या खत्म हो गया? पूरा का पूरा स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का पूरा डिस्कशन हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना कि बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है, उसके कितने रीजनल ऑफिसेज होते हैं, लेटेस्ट खुला हुआ ऑफिस कौन सा है, और स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का मिनिमम कैपिटल ओपन करने का कितना होता है, वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, लोन कौन दे सकता है, लोन कौन नहीं दे सकता है, डिपॉजिट में क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, यहाँ पर लोन में क्या क्राइटेरिया है और क्या कंडीशन है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसके नाम और उसके टैगलाइंस। हम बार बार आपको ये बात बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस देखे गए हैं उसकी टैगलाइंस के ऊपर ही। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में पूरे क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी चीजें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट कर हमें जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।